हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, जिसमें पाठ्य पुस्तक सरयू और इसके कविता भाग का अगला जो अध्याय है जयशंकर प्रसाद का, यानी पेज 16 की प्रतिध्वनि। तो पूर्व की वीडियो में भी मैंने इस पाठ के रचनाकार का परिचय और मूल पाठ की व्याख्या शुरू करवाई है। अब इस वीडियो में अपने शेष पाठ की जो व्याख्या है वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि वे अपने पाठ्य पुस्तक निकाल करके और मेरे साथ अध्ययन करें। तो आगे देखिए बेटा, कौन लेगा भार यह, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ मैं, अरावली श्रृंगसा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो अरे क्या तुम सब मृत हो गए। कभी उदयपुर के अंदर जो पेसोला यानी पिछोला जो झील है, उस झील के अंदर वहां के महलों का प्रतिबिंब देख रहा है। उस प्रतिबिंब को वो अपने देश का गौरव मान रहा है। उन महलों से अतीत के गौरव की याद है, कवि के भीतर आ रही है। रचनाकार को लग रहा है जैसे ये महल है, ये महल एक तरह से हमारा आह्वान कर रहे हैं कि हम उस प्राचीन जो गरिमा है उसको पुनः स्थापित करें। इसी संदर्भ में कौन लेगा भार, कवि कह रहा है कि पेसोला के जिलों में, पेसोला की जो झील है उन झीलों पर वहां खड़े हुए महलों की जो परछाई है वो पूछ रही है कि देश की प्राचीन, हमारे देश का जो प्राचीन गौरव है, हमारी जो गरिमा है, उसको पुनः स्थापित करने का जो भार है वो कौन लेगा। अभी आगे कह रहा है कि इन महलों की परछाई जो है वो पूछ रही है कि प्राचीन गौरव व गरिमा को दोबारा स्थापित करने का जो भार है, उत्तरदायित्व है, उसको कौन उठाएगा, कौन लेगा भार है, जीवित है कौन। इस गुलामी में जकड़े हुए जो भारतीय हैं वो हमारी पुरातन संस्कृति, हमारा प्राचीन जो गौरव है उसको एक तरह से भुला बैठे हैं। स्वाधीनता के चलते हुए भारतवासी प्राचीन संस्कृति का गौरवमयी जो इतिहास हमारा रहा है उसको वो भुला बैठे हैं। जीवित है कौन, कहने को ये जीवित है लेकिन जीते हुए भी ये किसके समान है, मरे हुए हैं। इसलिए जीवित कौन है, आज कोई जीवित नहीं है। तात्पर्य कवि को नहीं लग रहा है कि वो प्राचीन हमारा जो गौरव था, हमारी प्राचीन गौरवमयी जो सांस्कृतिक धरोहर थी, उस धरोहर को लोग भुला बैठे हैं। उसको आगे ले जाने वाला अब साहस किसमें, हिम्मत किसमें है। ये साहस हिम्मत से रहित जो लोग हैं वो रचनाकार को जीते जी भी मरे हुए के समान लग रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि ये जीवित रहकर भी मरे हुए हैं, यानी इनमें हिम्मत और साहस नहीं है। सांस चल रही है, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन, ऊंची छाती कर मैं हूं मेवाड़ मैं। कह महल कह रहे हैं कोई साहसी पुरुष आगे आए, साहस और हिम्मत जुटाए। जो साहस और हिम्मत जुटाएगा वही जीवित होगा। और इस प्रकार के साहस और हिम्मत जुटाने वाला कहेगा मैं हूं मेवाड़, यानी मैं मेवाड़ का सच्चा स्वदेश भगत हूं। मैं हूं मेवाड़, मैं इस मेवाड़ का, मैं हूं मेवाड़, मैं मेवाड़ का हूं, मैं मेवाड़ हूं और मैं अपने देश, अपने स्वदेश का सच्चा सपूत हूं। सांस चलती है
क्षमा करना बेटा, थोड़ा रहेगा। सांस चलती है किसकी? कहता है ऊंची छाती करके सांस चल, कहने को तो ये जीवित सांस चल रही है, कह प्राण है लेकिन हिम्मत और सांस नहीं है। कहता है कौन? आज कौन है जो छाती सीना तान करके अपना साहस दिखाए, हिम्मत दिखाए, दिखा करके ये कहे मैं हूं मेवाड़। तात्पर्य मैं मेवाड़ हूं, अर्थात अपने देश का, राष्ट्र का सच्चा सपूत हूं, मैं हूं मेवाड़। अरावली श्रृंगसा सन्मुत सिर किसका है? श्रृंगसा चोटी सा, समुन्नत के समान ऊंचा, ऐसा कौन है? और जो आकर के कहे मैं मेवाड़ हूं, स्वदेश का सच्चा सपूत हूं, मेरा सिर जो है वो स्वदेश और गौरव से अरावली पर्वत की चोटी के समान ऊंचा उठा। जो आगे आकर के कहे मेरा जो सिर है वो स्वदेश के, अपने देश के गौरव से अरावली पर्वत की चोटी के समान क्या है? ऊंचा है। बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। कभी कह रहा है ये परछाइयां जल की पर, इन महलों के जो परछाइयां पड़ रही है, परछाइयां कह रही है कि कोई हिम्मत वाला वीर साहस दिखा करके ऐसा देश प्रेमी, उससे ये आह्वान करती हुई कह रही है कि कोई तो आगे आए और ये जिम्मेदारी जो है उसको उठाए। बोलो कोई तो बोलो, और इनमें से कोई तो बोलो, कोई तो आगे आए। ये परछाइयां पूछ रही है, हिम्मत जुटाओ, साहस जुटाओ, आगे आकर के कहो कोई स्वदेश प्रेमी होने का आह्वान तो करे। क्या तुम सब मर तो, अरे क्या तुम सब मर चुके हो? किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी के अंदर साहस नहीं है क्या? अगर ऐसा ही रहा तो ये देश वीर पुरुषों से रहित हो जाएगा। आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। खेवा नौका, थामता है पतवार, पतवार मतलब समुद्र में, अंधड़ जो तूफान है। एक तरह से देशवासियों के भीतर अपना जो प्राचीन गौरव है, प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन गौरवशाली जो हमारा इतिहास है, उसको लेकर के देशवासियों के भीतर कोई गंभीर भाव नहीं है। उपेक्षा, हीनता दिखाई दे रही है। कभी को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। कभी कह रहा अभी से इस पीढ़ी में अगर इसी तरह से उपेक्षा और हीनता है तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? क्या ऐसे में तो हमारी विरासत जो है वो मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन कवि के भीतर सच्चा देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, मानवता का प्रेम है, इसीलिए वो देशवासियों के भीतर ये जज्बा, ये भावना है, वो जगाना चाहता है, जागृत करना चाहता है। देशवासियों का आह्वान करता है कि आप हमारा प्राचीन गौरवशाली सांस्कृतिक जो इतिहास रहा है उसको समझें, उसको जीवन में अपनाएं और इसको आगे लेकर के जाएं। तभी कह रहा है आहा इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। एक तरह से निराशापूर्ण चारों ओर का जो वातावरण है इस अंधेरे में, चारों ओर का जो वातावरण है वो निराशा से, इस अंधकार से भरा हुआ है। उसको लक्ष्य कह रहा है कि प्राचीन गौरवशाली हमारा जो इतिहास है उसके प्रति लोगों के भीतर व्याप्त अज्ञान के अंधकार में प्राचीन गौरवशाली इतिहास के प्रति व्याप्त अंधकार के वातावरण में स्वदेश की नौका की पतवार थामने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। आहा इस खेवा की कौन थामता है ऐसे अंधड़ में, ऐसे अंधड़ में, ऐसे तूफान में या ऐसे अंधकार में भी कह सकते हैं कि प्राचीन गौरवशाली हमारे इतिहास में व्याप्त अज्ञानता के अंधड़ में, के वातावरण, अंधड़ के वातावरण में स्वदेश
की नौका, हमारे देश की नौका की पतवार थामने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। अंधकार पारावार गहन नियति सा, अंधकार पारावार गहन नियति सा। पारावार समुद्र को कहते हैं। चारों तरफ निराशा और उपेक्षा का अंधकार है, वो छाया हुआ है। चारों तरफ कवि को क्या दिखाई दे रहा है? निराशा और उपेक्षा का अंधकार दुर्भाग्य के समान छा रहा है। अंधकार पारावार गहन नियति सन, गहन मतलब गहरी, नियति, नियति का मतलब भाग्य सा। चारों तरफ निराशा और अज्ञानता का जो वातावरण है, चारों तरफ निराशा और उपेक्षा का जो अंधेरा है, वो अंधेरा दुर्भाग्य के समान छा रहा है। उमड़ रहा ज्योति रेखाहीन शुभ कहे, आशा के प्रकाश की एक भी रेखा है वो कवि को दिखाई नहीं दे रही है। आशा के प्रकाश की एक भी रेखा है वो दिखाई नहीं दे रही है। उमड़ रहा ज्योति रेखाहीन शुभ, दुखी होकर कह रहा है कहीं भी प्रकाश की रेखा उमड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खींच ले चला है काल दीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। सफरी सी अटकी है, सफरी का मतलब होता है मछली की तरह बेटा। काल दीवर, काल रूपी दीवर नाविक को कहते हैं बेटा, नाविक के लिए है। अनंत में खींच ले चला है, समय का नाविक है। समय रूपी जो नाविक है वो देश की नाव को, अनंत, अनंत का मतलब सागर, अनंत सागर है। समय रूपी जो नाविक है वो देश की नाव को अज्ञात अनंत सागर में खींचे ले जा रहा है। खींच ले चला काल दीवर अनंत में, कि समय का नाविक, समय रूपी जो नाविक है वो देश की नौका को अनंत सागर में, अज्ञात अनंत सागर में खींचे ले जा रहा है। और उसकी सांस जो है वो किसी मछली की जो सांस है वो किसी जाल में फंसी मछली के समान उस आशा में अटकी है कि वीर पुरुष आगे आएगा। दोबारा सुनिए बेटा, उसकी जो सांस है वो किसी जाल में फंसी हुई मछली के समान उस आशा में अटकी है कि कोई वीर पुरुष आएगा, आगे आएगा और देश को इस पराधीनता यानी इस गुलामी और निराशा के जाल से छुटकारा दिलवाएगा। किसकी आशा में, किसकी आशा में, यानी कहने का तात्पर्य है कि उसकी जो सांस है वो किसी जल में फंसी हुई मछली के समान उस आशा में अटकी हुई है कि कोई वीर पुरुष आएगा और देश को जो गुलामी है यानी पराधीनता और निराशा है इसके जाल से बाहर निकालेगा, इससे छुटकारा दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार से रचनाकार ने देशवासियों के भीतर एक नया जोश, एक नया उमंग भरने के लिए उनमें जो जागृति है, चेतना है, वो जगाना चाहता है, उनको एहसास करवाना चाहता है। हीनता के भावों का दुख व्यक्त किया गया है। इसके अलावा बेटा निराशा से मुक्त होकर भारत को दोबारा अपना प्राचीन जो गौरवशाली गौरव है या गौरवशाली जो इतिहास है उस इतिहास की जो गरिमा है उसको पहचानना है। भाषा तत्सम तद्भव संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग रहा है, छंद मुक्त है, वीररस भी यहाँ प्रकट हुआ है, उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहे हैं। यह है बेटा, चलिए आगे बढ़ाएं। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों से वही शब्द गूंजता सा गूंजता विकल है, किंतु वह दवनी कहां, गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहां है। पेशोला वो तो पेशोला झील के लिए है बेटा। जल मंडल
जलमंडल का अर्थ क्या है? मतलब झील में भरा हुआ जो जल है, पानी है, उसके लिए। शब्द घूमता सा गूंजता, विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। किंतु वह ध्वनि गौरव सी, काया, काया बदन को, शरीर को कहते हैं बेटा। काया से पड़ी माया है प्रताप की, प्रताप महाराणा प्रताप के लिए आया है, ठीक है। और प्रतिध्वनि मतलब वो अनुगूंज जो होती है, अनुगूंज के लिए आया है। महाराणा के महलों का जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को दिखाकर लोगों को सावधान करना चाहता है, जागृत करना चाहता है, उनमें चेतना लाना चाहता है। कवि की कोशिश है, प्रयास है कि देशवासी महाराणा प्रताप की तरह वीरशाली, बलशाली, ओजस्वी, तेजस्वी बन करके और अपने देश का जो गौरव है उसको समझें, उसको अपनाएं और इस प्राचीन गौरव की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लेकिन देखता है कि आज के युग में जो लोग हैं उनके जीवन में निराशा का बोलबाला है। वो हर किसी चीज का, किसी बात का, मर्यादाओं का, सीमाओं का की उपेक्षा करते जा रहे हैं। ऐसा रवैया जो है वो रचनाकार को स्वीकार्य नहीं है। कवि मानता है अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी से हम क्या अपेक्षा करेंगे। इसलिए समय रहते हुए स्वयं सावधान होकर के और अपने साथ साथ जो युवा पीढ़ी है उसको समझाने की कोशिश की है। साथ में उनके भीतर एक नई चेतना, एक नया जज्बा, एक देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का जो भाव है वो भर देना चाहता है। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। उदयपुर की जो पिछोला झील है, कवि कह रहा है कि आज भी उदयपुर की पिछोला झील की विशाल जो जल राशि है, आज भी उदयपुर की पिछोला जो झील है, उस झील की विशाल जो जल राशि है, उस जल राशि में देशवासियों में पराधीनता और जो उपेक्षा है उसके प्रति उनको प्रेरित करने वाले, उनको सावधान करने वाले, उनको सजग करने वाले जो प्रतिध्वनि है यानी वो शब्द है, वो गूंजते हुए, घूमते हुए से लग रही हैं। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में, तरल मंडल मतलब अथाह जो जल राशि है, कवि कह रहा है उदयपुर की पेशोला झील की अथाह जो जल राशि है, उस जल राशि में देशवासियों को देश में व्याप्त जो पराधीनता और जो उपेक्षा के प्रति सजग करने वाले प्रेरणादायी जो शब्द हैं वो आज भी घूमते से लग रही हैं, उनमें व्याकुलता भरी हुई है। वही शब्द घूमता, गूंजता विकल है, गूंजता हुआ वो प्रतिध्वनि गूंजती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है? व्याकुलता है, बेचैनी है। किंतु वह ध्वनि कहां? किंतु वह गूंज आज सुनाई नहीं दे रही है। उनमें वो व्याकुलता जो भरी हुई थी, बेचैनी भरी हुई थी, वो प्रतिध्वनि, पहले जैसी जो प्रतिध्वनि, पहले जैसी जो अनुगूंज है, वो आज दिखाई नहीं दे रही है। गौरव सी काया पड़ी है प्रताप की वही मेवाड़। ये महाराणा प्रताप का मेवाड़ है। यहां के अधिपति कौन थे? महाराणा मेवाड़ थे। तो ये महाराणा प्रताप का मेवाड़ है। उस प्रताप की, माया प्रताप की, उस प्रताप की, महाराणा प्रताप की काया का जो प्रतिबिंब है, उसके शरीर का जो प्रतिबिंब है गौरवशाली, उसकी काया का जो प्रतिबिंब है वो आज भी पेशोला के अथाह जल राशि पर दिखाई दे रहा है। ये महल है, ये उसी के गौरवशाली काया के प्रतिबिंब है, और वही प्रतिबिंब आज पेशोला की झीलों में दिखाई दे रहे हैं। वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहां है? महलों के ये प्रतिबिंब उस मेवाड़ के
प्राचीन जो हमारा इतिहास रहा है और इसके साथ ही जो हमारा गौरव है उसकी याद करवाते हुए, आह्वान से भरे हुए उन शब्दों की वह प्रतिध्वनि आज सुनाई नहीं दे रही है। महलों के ये प्रतिबिंब जो है, इन प्रतिबिंबों में उस मेवाड़ के पुराने इतिहास और उस गौरव की याद करवाते हैं, किंतु जो आह्वान है, जो बुलावा है, उस आह्वान से भरे हुए उन शब्दों की वह प्रतिध्वनि आज सुनाई नहीं दे रही है। ऐसा जान करके, ऐसा देख करके और रचनाकार को पीड़ा होती है। तभी तो वो देशवासियों के अंदर ऐसे प्राचीन स्मारकों के द्वारा देशवासियों के भीतर देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का जज्बा पैदा करना है। इनकी याद दिला करके, इन जगहों का, इन स्थानों का वर्णन करके और इनको बनाए रखने के लिए इनके जो संरक्षक थे, यहाँ के राजा महाराजा, महाराणा प्रताप वगैरह आदि जो भी थे, किस प्रकार से उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए, समस्त प्रजा की रक्षा के लिए अपने आप के जीवन की आहुति दे डाली थी। मुगलों से कभी वो घबराए नहीं, हमेशा उनसे लोहा लेते रहे। अंग्रेजों से भी कभी भयभीत नहीं हुए। मातृभूमि की आन बान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के वो लोग हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो कभी ऐसे घटनाक्रमों का जिक्र करके, उनकी बातों का, उनके कार्यकलापों का जिक्र करके और आधुनिक जो पीढ़ी है उसको प्रेरित करना चाहता है। उनमें स्वाभिमान, आन बान की रक्षा, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, प्रजा के प्रति जो हित है उनका क्या है, इन सब के साथ साथ उनका कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का बोध भी रचनाकार करवाना चाहता है। इस तरह से बेटा ये जो पाठ की व्याख्या पूर्ण हो गई है। और अगर हम इसके छंद की बात करें तो छंद यहां मुक्तक छंद है। इसके अतिरिक्त देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम के भावों को जगाने का प्रयास, साथ ही स्वदेश की प्राचीन गौरवशाली जो संस्कृति है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने की भी कोशिश की गई है। महाराणा प्रताप जैसे पुरातन जो हमारा गौरव है, उस गौरव के द्वारा देशवासियों को परिचित करवाया है। भाषा तत्सम तद्भव, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रही है, वीर रस है, ओज गुण भी है। तो इस तरह से इस पाठ की व्याख्या है वो पूर्ण हो चुकी है बेटा। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपने अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।